हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल और टैगलाइन देखा होगा कि आज एनपीओ की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये आपको एनपीओ में पूरे मार्क्स दिला सकता है। सर, क्या इससे पहले की क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है। इससे पहले जितनी भी हमने एनपीओ की क्लास पढ़ी है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको कंटेंट वाइज, एनपीओ के कंटेंट वाइज मैंने वो समझाई चीज़ें जो डीप स्टडी होती है ये पर। लेकिन आज की क्लास ऐसी क्लास है कि अगर आपने ये क्लास को अच्छे से समझ लिया और पूरा एंड तक देखा तो आपको समझ आ जाएगा कि एनपीओ में जो लिमिटेड अकाउंट्स हमें बनाने हैं उन्हें कैसे बनाना है और कौन सी चीज़ों को कहाँ पे हमें पोस्ट करना है, ये सब आपको इस क्लास में पता लगेगा। इसमें एक और बात है कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड दे रहे हैं या अदर बोर्ड देते हैं, या अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स में आपका ये चैप्टर आता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जैसे सीबीएसई में ये 12th क्लास में 10 मार्क्स का आता है, तो पूरे 10 मार्क्स का आज आपको कवर अप होगा इस क्लास में। हाँ सर, पढ़ा दो। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को हमने दो भागों में बांटा। एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए काम करती हैं, जैसे टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, जियो ग्रुप, ये जितने भी ग्रुप हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं जो प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए काम करते हैं। साथ साथ जो हमारे आसपास शॉपकीपर हैं या सोल प्रोप्राइटर हैं या छोटे बिजनेसमैन हैं या मिडिएटर भी हैं, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए काम करते हैं और वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो इन पर्पस की तरफ से करते हैं। और दूसरे होते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग पर्पस, जिनका प्रॉफिट कमाने का पहला मोटिव नहीं होता है, सोशल वेलफेयर करना है, सोशल अवेयरनेस हो सकते हैं। और कुछ लोग हैं जो इन कैटेगरी में लाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने इससे रिलेटेड क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास देख सकते हैं। प्रॉफिट मेकिंग पर्पस, अब आपका काम ही यहाँ पे ये है कि बिजनेस आप जो कर रहे हैं प्रॉफिट मेकिंग के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। हाँ सर, समझ गए। तो हमने जैसे 11th क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेंटेन जनरल करते हैं, लेजर करते हैं, कैश बुक, सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट में हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं और आखिर में बैलेंस शीट बनाते हैं, ताकि हमें हर साल अपने बिजनेस की पोजीशन पता लग सके। अब नॉन प्रॉफिट मेकिंग पर्पस में हमने क्या बात की थी कि हम यहाँ पे लिमिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं? लिमिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट। और वो लिमिटेड बुक्स को हमने क्या कहा था कि हम क्या क्या पढ़ते हैं उन लिमिटेड बुक्स में? हम पढ़ते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है। सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और थर्ड, बिल्कुल सेम वही, बैलेंस शीट, ताकि हमें पता लगे कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस समय किस पोजीशन में है। ठीक है, तो हमने नॉन प्रॉफिट मेकिंग पर्पस जो होता है वो एनपीओ होता है, और एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये 3 अकाउंट बनाने हैं जो कि हमारे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास इसी के ऊपर है कि कैसे इन अकाउंट्स को हम मेंटेन कर सकते हैं। मैं आज आपको पूरी क्लास कॉन्सेप्ट बेस पे पढ़ाऊंगा। कोई भी हम लर्निंग से नहीं करेंगे, लेकिन अगर बच्चा चाहता है कि नहीं मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो वो लर्न भी कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो, हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, हम अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे कि मैंने कहा कि पहला अकाउंट यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, तो हम यहाँ पे करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, अब ये मैंने बनाया रिसिप्ट एंड पेमेंट। साथ साथ हम क्या कर लेते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना लेते हैं। देखिए, मैंने टेबल जो टेबल वाली फॉर्म है उसमें मैंने ये चीज़ बना दी है। आपको प्रॉपरली बनानी है ये सारी चीज़ें, आपको ये प्रॉपर बनाना है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है?
ध्यान से सुनिए बिल्कुल। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ये एक तरह से कैश समरी वाला अकाउंट होता है। मतलब यहाँ पे कैश वाली चीज़ें रिकॉर्ड की जाती है। मतलब सर दोबारा से समझाओ। सुनो, यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह है। यहाँ पे सिर्फ कैश रिलेटेड बातें होंगी। अच्छा, समझ आ गया सर। कैश रिलेटेड मतलब जैसे कि, ध्यान से सुनना, जैसे कि रेवेन्यू रिसिप्ट। हाँ सर कुछ याद आ रहा है, 11th में पढ़ा तो था। दूसरा रेवेन्यू पेमेंट। हाँ सर याद तो आ रहा है लेकिन फिर बता दो। हाँ, तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे सिर्फ कैश आने और जाने से मतलब है, मतलब कि कैश का आउटफ्लो और इनफ्लो से मतलब है। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कैश कौन से साल का आ रहा है। मतलब कि बस पैसा आना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो जो कैश आ रहा है वो पिछले साल का आ रहा है या आने वाले साल का आ रहा है। ठीक है, कि आपको कोई पैसा पिछले साल मिलना था लेकिन वो आपको इस साल रिसीव हो रहा है तो वो भी इसके अंदर आएगा, और जो इस साल का बनता है वो भी इसके अंदर आएगा, और कोई अगर आपको आने वाले साल का पैसा भी दे देता है तो वो भी इसके अंदर आएगा। इसी तरह अगर आप कोई पेमेंट आपने पिछले साल की करनी थी और आपने नहीं कर पाए और इस साल की है तो वो भी यहीं से जाएगी, यहीं पे पेमेंट साइड आएगा। अगर इस साल की करी है तो वो भी इस साइड जाएगा, और आने वाले साल की है तो वो भी यहीं से जाएगा। हाँ सर समझ आ गया। अब रेवेन्यू का क्या मतलब है? रेवेन्यू का मतलब है यहाँ पे ऐसे रेवेन्यू का मतलब ऐसी चीज़ें जो बार बार होती हैं। जैसे हमें रेंट रिसीव हो रहा है बार बार, हमें या रेंट रिसीव हो रहा है या रेंट पेड हो रहा है। अगर रेंट रिसीव हो रहा है तो वो इस कैटेगरी में आएगा कि रेंट रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। ठीक है, और बताओ और क्या चीज़ें हो सकती हैं? बहुत सी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आ सकती हैं, और बताइए और क्या है जो इसके अंदर आ सकता है? जैसे आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आपको हर साल मतलब जो बार बार रिपीट में आ रहा होता है वो रेवेन्यू चीज़ें होती हैं। अब वो रिसिप्ट हो या पेमेंट, वो कैश से रिलेटेड है। कैश आ रहा है जा रहा है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उसकी एंट्री होगी। तो यहाँ पे वो है रेवेन्यू रिसिप्ट, जो पैसा आ रहा है। तो रेंट रिसीव हो, चाहे इंटरेस्ट रिसीव हो, चाहे सब्सक्रिप्शन आपको मिला हो। अब रेवेन्यू पेमेंट क्या हो सकते हैं? आपके सारे एक्सपेंस, जैसे आपने सैलरी पे की है, आपने रेंट पे किया है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, और जो भी आपके सैलरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। मैं एक बार फिर दोबारा कह रहा हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट में वो चीज़ें आती हैं जो सिर्फ कैश रिलेटेड होती है, जिसमें कैश का आना और जाना रिकॉर्ड होता है, जिसमें कोई मतलब नहीं होता वो कौन से साल का आ रहा है या कौन से साल का जा रहा है। ठीक है, हाँ सर समझ आ गई। तो सर क्या रेवेन्यू वाली चीज़ें आती हैं इसमें? नहीं, मैंने कहा ना इसमें सिर्फ कैश रिलेटेड वाली चीज़ें आती हैं, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो। तो चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट हो, इसी तरह वो चाहे रेवेन्यू पेमेंट हो चाहे वो कैपिटल पेमेंट हो, पेमेंट्स हो। ठीक है, समझ आई बात? हाँ सर समझ आ गई। इनका भी एग्जांपल दे दो। हाँ, तो इनका एग्जांपल क्या है कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं? अब देखो, और कैपिटल पेमेंट क्या होती है, पहले समझते हैं कैपिटल पेमेंट क्या होती है। कैपिटल पेमेंट वो पेमेंट होती है जो आपकी वन टाइम पेमेंट होती है। सर समझ नहीं आया, सही से समझाओ। ये वो पेमेंट होती हैं जो आपकी बैलेंस शीट में असेट साइड दिखती हैं। जैसे आपने क्या करा, आपने क्या कर लिया, परचेज कर लिया फर्नीचर बिजनेस के लिए, आपने क्या करा, मशीन खरीद ली। ठीक है, आप और क्या कर सकते हैं, आपने क्या करा, इन्वेस्टमेंट ले ली। ठीक है, तो ये वो पेमेंट्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए की जाती हैं। वो सारी कैपिटल पेमेंट्स होती हैं जो कि आप देखते हैं जनरली आपकी बैलेंस शीट में असेट साइड होती है।
और कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट क्या होते हैं? ये वो रिसिप्ट होती हैं, ध्यान से सुनना, ये वो रिसिप्ट होती हैं जो आपकी लाइबिलिटी साइड ज़्यादातर दिखती है। मतलब सर पैसा आ भी रहा है और लाइबिलिटी साइड भी दिखेगा? हाँ, जैसे बैंक का लोन, बैंक लोन, जैसे डिबेंचर्स, ठीक है, जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस तो यहाँ पे नहीं आता, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? कैपिटल, अगर और कैपिटल फंड बोल सकते हैं आप, लेकिन आप वो एग्जांपल यहाँ नहीं ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। और आप क्या लिख सकते हैं? और आप जो भी आपके उसमें कॉन्सेप्ट है, जैसे आप और क्या बोल सकते हैं कि आप यहाँ पे जो आ रहे हो, तो ये वो रिसिप्ट होते हैं जहाँ पे एटसेट्रा। ठीक है, तो क्या आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट समझ आया? हाँ सर, समझ तो आ गया। एक बार फिर से बता दो समरी। तो देखिए, अब मैं आपको बिल्कुल और अच्छे से एक्सप्लेन करता जाता हूँ आगे आगे। इतना समझ आ गया है तो और है, और अपने अंदर और एक्सप्लोर करो अपने माइंड में कि और क्या चाहिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट एक कैश समरी वाला अकाउंट होता है जहाँ पे कैश से रिलेटेड बातें होती हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो पैसा कौन से साल का आ रहा है, चाहे वो पिछले साल का आ रहा है या आने वाले साल का आ रहा है। और इससे कोई मतलब नहीं है कि पैसा कौन से साल का जा रहा है, इस साल का, पिछले साल का या आने वाले साल का। हाँ सर, समझ तो आया सर, कुछ तो समझ आया। हाँ, तो इसी तरह अब चीज़ों को और अच्छे से समझे और समझते जाओ। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट आपकी इनकम्स होती हैं। अच्छा, अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो फटाफट से रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती हैं? आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम्स होती हैं। ये वो रेवेन्यू रिसिप्ट जब भी होगा तो ये समझ लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम की बात हो रही है। और अगर रेवेन्यू पेमेंट की बात हो रही है तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के रेगुलर होने वाले खर्चे हैं। ठीक है, मतलब कि एक्सपेंस है। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? ये पैसों के साथ साथ चिंता लाता है। सर चिंता आपने शायद सेकंड क्लास में पढ़ाया था। हाँ, ये पैसों के साथ साथ क्या लाता है? चिंता। जैसे मान लीजिए मुझे कोई फंड रिसीव हुआ है बिल्डिंग के लिए, तो जब तक मैं बिल्डिंग बना नहीं लेता तब तक वो मेरे सर पे लाइबिलिटी है। तो बिल्डिंग फंड जो है वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, लेकिन मुझे पैसा तो रिसीव हुआ है ना। जैसे बैंक लोन, बैंक से मैंने लोन लिया, लोन लेता हूं तो मैं एंट्री क्या करूंगा कि बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया है, ठीक है, टू बैंक लोन, क्योंकि लाइबिलिटी भी आई है, चिंता भी आई है पैसों के साथ साथ। ठीक है, कैपिटल पेमेंट क्या होती है? ऐसी पेमेंट जो हमने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए की हो, जैसे हमने कोई फर्नीचर खरीदा हो ऑफिस के लिए, मशीन खरीदी हो, इन्वेस्टमेंट ली हो, अंडरस्टैंड? ऐसी पेमेंट जो होती हैं वो कैपिटल पेमेंट में आती है। हाँ सर, समझ आ गया, गुड। अब आगे आगे क्या है? हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर को जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये एक तरह से पीएनएल अकाउंट होता है। लेकिन यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमें उसका नाम चेंज करके क्या बनाना पड़ा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर इसका मतलब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो पीएनएल अकाउंट की तरह काम करता है? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि पीएनएल करता था। अब पीएनएल अकाउंट जो था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था, नॉमिनल अकाउंट था। इसी तरह सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे जो भी नॉमिनल आइटम्स होंगी वो यहाँ पे खत्म होंगी। जैसे कि मैंने आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में, और जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है 11th क्लास का, कि नॉमिनल अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस नहीं होते, उन्हें क्या करना होता है? ट्रांसफ़र करना होता है। तो वो ट्रांसफ़र यहाँ होते हैं पीएनएल अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये पहली बात हमें समझ आया, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू वाली चीजें आती हैं। मतलब यहाँ पे कौन सी चीजें आएंगी? जो रेवेन्यू है, जो इस साल की हैं, जो बार बार होती हैं। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर ये रेवेन्यू रिसिप्ट है तो यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है, और अगर ये रेवेन्यू पेमेंट है तो यहाँ पे आएगा, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट होता है ना,
तो यहाँ पे आएगा रेवेन्यू पेमेंट। तो सर इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें और इसमें बहुत बड़ा फर्क है। उस फर्क को समझ में अगर आपको आ गया तो आप समझिए आप एनपीयू में पूरे चैप्टर के मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट, अब आपको मैंने बताया था यहाँ पे सिर्फ कैश से रिलेटेड बातें थे, मतलब कि मुझे रेंट रिसीव हो गया। अगर मुझे रेंट रिसीव हो गया है तो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि पैसा आ गया, लेकिन उस रेंट में पिछले साल का भी पैसा है या आने वाले साल का भी पैसा है, वो यहां नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो रेवेन्यू रिसिप्ट आएंगी वो ड्यूरिंग द ईयर वाली आएंगी, जो ड्यूरिंग द ईयर की है, मतलब जो कि इस साल की होंगी। या वो रिसिप्ट आएंगी जो इस साल की होंगी। ये जो इस साल की आती, सर रिसिप्ट आएंगी नहीं। अगर मान लो आपको रेंट रिसीव होना था, नहीं हुआ तो यहां तो नहीं आएगा, लेकिन यहां आएगा। क्यों? क्योंकि वो इस साल का है। मान लीजिए आपको कहीं से रेंट रिसीव होता है 3 महीनों में, ठीक है, तो लास्ट के जब ये साल खत्म होने वाला था उस 3 महीनों का आपको रेंट रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, तो रेंट रिसीव आपको कितने महीने का हुआ? 9 महीने का। तो वो 9 महीने का जो रिसीव हुआ है वो तो 9 महीने का यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पे पूरे 12 महीने का आएगा, क्योंकि यहाँ पर कैश रिलेटेड बातें नहीं होती, यहाँ पे वो बातें होती हैं जो ड्यूरिंग द ईयर हो रही हो। हाँ सर, कुछ तो समझ आया सर। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे रिसिप्ट्स और ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, अगर वो रिसिप्ट हो रहा हो या ना हो रहा हो फिर भी यहां आएगा, अगर वो ड्यूरिंग द ईयर है तो, ठीक है। इसी तरह रेवेन्यू पेमेंट, अगर आपको कोई सैलरी पे करनी थी या रेंट पे करना था अगर आपने कर दिया तो वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी दिखेगा और फिर वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी दिखेगा। लेकिन उस पेमेंट में पिछले साल का या आने वाले साल का भी कोई हिस्सा है तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा। मतलब अगर 1,00,000 रुपए की आपने सैलरी पे करी है जिसमें से 10,000 पिछले साल की थी और 20,000 आने वाले साल की, तो जो 10,000 और 30,000 है वो इसमें से माइनस हो जाएगा और 70,000 जो है वो इस साल की है तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगी। मतलब कि फिर से बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग द ईयर। अगर हम आपको छोटी सी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका मतलब है जो इस साल का बनता है, जो इस साल से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करें, अगर मैं इसे और अच्छे से इन चीज़ों को अगर हम समझें तो हम इस तरह से समझा जा सकता है कि ये रीजंस मांगता है और वो रीजन इस साल का है तभी आपको यहाँ लिखा जाएगा। सर एक एग्जाम्पल लेके समझाओ। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। हाँ जी, तो जैसे मैंने आपको कहा कि हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो डबल एंट्री सिस्टम में जैसे हम करते हैं कि हमें रेंट रिसीव हुआ, तो रेंट रिसीव हुआ तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट, मान लो हमें रेंट रिसीव हुआ है 1,00,000 रुपए। सर बैंक ही क्यों, कैश क्यों नहीं? क्योंकि आप जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाएंगे आपको समझ आएगा कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो कैश में डील नहीं करती है, वो सारी डील बैंक के थ्रू करती है। तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ठीक है, ये आ गया 1,00,000 रुपए। तो ये जो था ये क्या था, ये डबल एंट्री सिस्टम में हमें 2 चीजें बतानी होती है। एक कि क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई, तो पता लगा कि पैसा आया, तो पैसा आया तो हमने लिख दिया। अब पैसा किस चीज का आया? रेंट का। रेंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कहाँ खत्म होते हैं? पीएनएल के अंदर, मतलब कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका मतलब जो रेंट है उसको ट्रांसफर कहाँ कर देंगे? कहाँ कर देंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो ये क्या बन जाएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 1,00,000। ठीक है, हाँ सर समझ आ गया, थोड़ा सा और टफ बताऊँ ना। हाँ, तो अब ध्यान से दोबारा समझो। अब क्वेश्चन को इस तरह से समझो कि मान लो कि जो हमें रेंट रिसीव हुआ है वो हमें हुआ है 1,00,000 और पर महीने का जो रेंट था वो था 10,000 रुपये। तो पूरे साल का कितना हुआ? 1,20,000 रुपये। लेकिन हमें रिसीव कितना हुआ है? ध्यान से बोलो, रिसीव कितना हुआ है? 1,00,000 रुपये। ठीक है, तो हमारी एंट्री अभी भी स्टिल
बैंक में कितनी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, और रेंट में कितना होगा 1 लाख। लेकिन अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनो, अब ये रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ट्रांसफर कहाँ होगा, पीएनएल में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो क्या लिखूंगा, रेंट अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख रुपए। अंडरस्टैंड कि नहीं आया समझ, हाँ सर आ गया समझ। मैंने लिखा रेंट अकाउंट डेबिट, लेकिन अभी भी आपको पता है कि दो महीने का रेंट रिसीव नहीं हुआ है, मतलब 20,000 आपको रिसीव नहीं हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अक्रूड रेंट, जो कि आपकी इनकम है, वो भी डेबिट कितना 20,000, और पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, पीएनएल अकाउंट या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1,20,000। हाँ सर अब समझ आया। देखो बैंक ने अपना काम कर दिया, बैंक में जितना पैसा आया ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में चला गया, ये कहाँ चला गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। लेकिन पीएनएल में कौन सा आता है, पीएनएल में वो चीजें आती हैं जो इस साल का बनता है। तो इस साल का जो रेंट 1 महीने का कितना था 10,000, तो 12 महीने का कितना हुआ 1,20,000, तो ये अमाउंट कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। पीएनएल बोलूं या इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलूं बात एक है, लेकिन हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, जो कि बिल्कुल सेम होता है पीएनएल अकाउंट के थ्रू। ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, और यहाँ पे भी सारी की सारे ट्रांसफर एंट्री होंगी नॉमिनल्स की, ठीक है। हाँ सर समझ आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू रिलेटेड चीजें आएंगी, या वो रेवेन्यू रिसिप्ट होंगी या फिर वो रेवेन्यू पेमेंट होंगी। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब है कि इनकम्स होंगी, और पेमेंट का मतलब जो कि एक्सपेंडिचर होगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या आएंगी, रेवेन्यू इनकम आएंगी। इससे कोई मतलब नहीं है कि कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया रेंट का, अगर मैंने कहा कि 1 महीने का रेंट आपको रिसीवेबल है, हर महीने आपको रेंट मिलता है, लेकिन मिला नहीं है, तो मिला नहीं है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन यहाँ एंट्री होगी क्योंकि वो आपकी इनकम है। इनकम कभी नहीं कहती कि पैसा रिसीव होगा तभी इनकम मानेंगे, नहीं, इनकम आपकी इनकम है, अगर वो आपको नहीं मिलती है तो वो आपको अक्रूड हो जाएगी। इसी तरह एक्सपेंस आपका एक्सपेंस है, चाहे पे हुआ हो चाहे ना हुआ हो। अगर पे हो गया है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जरूर दिखेगा क्रेडिट साइड, अगर नहीं हुआ है पर फिर भी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा क्योंकि वो इस साल का है, क्योंकि कभी ना कभी तो पे होगा। और अगर अभी पे नहीं हुआ है इस साल तो इसे क्या बना देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, जो कि एक लायबिलिटी होती है, ठीक है। चलो हाँ सर समझ तो आ गया सर, और बताओ। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट। हालांकि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस शीट आपने 11th में बहुत से क्वेश्चन करे हैं बैलेंस शीट में, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी वो आएंगी कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट। मतलब अगर कैपिटल पेमेंट आपने की है तो वो किस साइड दिखेंगी, और कैपिटल रिसिप्ट है तो वो इस साइड दिखेंगी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर एंट्री यहां पर आए, लेकिन कैपिटल पेमेंट इधर आएगी, कैपिटल रिसिप्ट आएंगी। और जो इससे पहले आपने पढ़ा है, जैसे क्रेडिटर को पेमेंट कर दी है या फिर हमें डेटर से रिसीव हुआ है, वो भी इनके अंदर चीजें सारी की सारी आएंगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट, हम क्या बता रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैपिटल पेमेंट और कैपिटल रिसिप्ट जो है वो जनरली यहां पे जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें तो वैसे की वैसे ही आएंगी, चाहे वो स्टॉक हो चाहे वो अदर एंट्रीज हो, ठीक है। चाहे वो करंट असेट हो, चाहे वो फिक्स असेट हो, चाहे वो करंट लाइबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो, कैपिटल फंड हो। कैपिटल फंड, यहाँ पे कैपिटल नहीं आती है, यहाँ पे क्या आते हैं, कैपिटल फंड आते हैं, या अदर फंड जो आपको पैसे के साथ साथ आपकी चिंता लाते हैं, जैसे बिल्डिंग फंड, किसी ने आपको बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा दिया है तो बिल्डिंग फंड, जब तक वो बिल्डिंग नहीं बन जाती प्रॉपर तब तक वो आपकी लाइबिलिटी रहेगी। पैसा ज़रूर आया है लेकिन वो आपकी लाइबिलिटी रहेगी। सर समझ आ गया, एक क्वेश्चन करा दो। हाँ चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू क्या होगा हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमें कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।
जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता जाऊंगा, आपको भी एग्जाम में वैसे ही करना है। ठीक है सर, वैसे ही करेंगे। चलो करते हैं। हाँ, तो जैसे कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है एक रॉयल टेनिस क्लब है। ठीक है, तो इसका मतलब एनपीओ है, स्पोर्ट क्लब टाइप। अब वो क्लब जो है उसकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको 2012 का दिया हुआ है, तो मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है। तो अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है तो आपको भी दिमाग लगाना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेबिट साइड का मतलब है जो सारी रिसिप्ट है, मतलब जो पैसा आया है, और पेमेंट साइड जो है वो सारी पेमेंट है जो पैसा गया है। वो रेवेन्यू पेमेंट भी हो सकता है, कैपिटल पेमेंट भी हो सकता है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी हो सकता है, कैपिटल रिसिप्ट भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। अब रेवेन्यू पेमेंट अकाउंट जो आपको दिया है, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो दिया है उसमें लिखा हुआ है कैश का आपको ओपनिंग, मतलब कि ये कह रहा है कि टू बैलेंस बीडी है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा ये कैश समरी है, मतलब कैश और बैंक से रिलेटेड चीज़ें यहीं आती है, तो उसका मतलब ओपनिंग तो होगा ही, जो भी आपका पिछले साल एंड में बचा होगा वो ओपनिंग बना होगा। ठीक है सर, समझ आ गया। सब्सक्रिप्शन रेगुलर है, आपको फीस रिसीव होती है, तो सब्सक्रिप्शन जो है आपकी इनकम है, और आप जानते हैं ये आपकी रेवेन्यू इनकम है। सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट, मतलब कि सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट, टेनिस इक्विपमेंट क्या हो सकता है? टेनिस इक्विपमेंट आपकी असेट होगी, सिंपल सी बात है, इक्विपमेंट असेट्स होती हैं। अब क्या करा है आपने, वो असेट्स को बेच दी है, तो बेच के जो पैसा आया है वो आपके लिए क्या है? आपके लिए वो आपका पैसा जो आया है वो आपकी कैपिटल पे, कैपिटल रिसिप्ट है। कैप मतलब आपने लॉन्ग टर्म वाली चीज़ों को बेचा है ना। अगला, कोर्ट हायर किया है। कोर्ट हायर मतलब कि हायर नहीं किया है, हायर के लिए दिया है, मतलब कि रिसिप्ट साइड है ना, मतलब कि कोर्ट हायर से आपको पैसा आया है। अब सर ये कोर्ट क्या होता है? देखो कोर्ट क्या होता है, जैसे क्रिकेट में जहाँ क्रिकेट खेला जाता है उसे हम ग्राउंड कहते हैं। इसी तरह जहाँ पे टेनिस जो खेला जाता है, ये जो खेल है जो खेला जाता है, वो जो खेल खेला जाता है वो कोर्ट में खेला जाता है। तो वो जो कोर्ट है वो हायर पे देते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, और उससे पैसा कमाती है, मतलब एक तरह से रेंट पे देती है। ठीक है, सेल ऑफ बॉल्स। अब बॉल्स क्या है? जो टेनिस बॉल की जो बॉल होती है उनको बेच के हमने 3700 रुपीज़ भी कमाए हैं। अब आते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में परचेज ऑफ बॉल्स भी हैं, परचेज भी करते हैं। और क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट, मतलब जो टेनिस इक्विपमेंट हैं वो क्रेडिटर की पेमेंट भी करती है, मतलब जहाँ से टेनिस के इक्विपमेंट आते हैं, चाहे वो कोई भी इक्विपमेंट हो, वो जो आता है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से आता होगा जो कि हमारे क्रेडिटर हैं, उनको हमने पेमेंट कर दी। ठीक है, फिर लिखा है मार्किंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट। अब जो टेनिस कोर्ट जहाँ पे वो खेला जाता है वहाँ पे कई चीज़ें रिपेयरिंग के लिए होंगी, चाहे वो घास सही करना हो, चाहे वो लाइनिंग है जो वाइट लाइनिंग चलती है, या फिर जो नेट है उसको ठीक करना हो, जो भी है उसका एक्सपेंस लिखा हुआ है, वो आपको दिया हुआ है, आपने पे किया है। मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कोर्ट, और साथ ही साथ आपने एक न्यू कोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया है, मतलब न्यू कोर्ट को आपने बनाया है। इसका मतलब कि आपकी कैपिटल पेमेंट हुई है, पेमेंट करी होगी आपने बड़े पर्पस के लिए, वो क्या है? न्यू कोर्ट के लिए। फिर सेंट्री एक्सपेंसेस दिए हैं जो आपके आमतौर पे होते हैं, और फिर आपको कहा है कि आपका कैश एट बैंक, मतलब क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, मतलब बाय बैलेंस सीडी दिया हुआ है। आगे कहता है ही ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इन्होंने और भी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है। जैसे जो टेनिस कोर्ट है उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, इसका मतलब ये हमारी असेट है, कोर्ट तो हमारा असेट ही है, वो ग्राउंड जो है वो जो उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए थी 1 अप्रैल 2011 को, मतलब ओपनिंग में इसकी वैल्यू कितनी थी? 1 लाख रुपए। ये क्यों है, ये क्यों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आगे बताऊंगा। सेकंड पॉइंट आपको सिंपल सा दे दिया है बीडी और सीडी से, मतलब कि ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। कहा है जो टेनिस बॉल हमारे पास ओपनिंग में पड़ी थी इतनी, क्लोजिंग में पड़ी है इतनी। क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट ओपनिंग में इतने थे, क्लोजिंग में इतने। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2000 था और अब 3500 है। अब कह रहा है आप क्या कर दो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दो 2012 का, साथ साथ बैलेंस शीट बना दो। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन दिया है, अब आपको क्या करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बना के रखनी है। आप लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, ये लाइन बहुत जरूरी है लिखना, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 की बनानी है हमें। साथ साथ कह रहा है आप क्या करो, बैलेंस शीट भी बना दो, जो कब की बनानी है? एज ऑन 31 मार्च 2012। सर एक बात बताओ। हाँ पूछो।
सर यहाँ पे आपने फॉर द ईयर एंडेड लिखा है और यहाँ पे एज ऑन लिखा है, क्यों? नालायक हो, आपने 11th क्लास नहीं पढ़ी? हाँ ज़रूर पढ़ी है सर। अब उस क्लास में क्या था, आपको ये समझाया होगा आपके टीचर ने कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो पूरे साल बनता है, इसलिए फॉर द ईयर एंडेड। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है वो लास्ट डेट पे बनती है, तो इसलिए एज ऑन, या फिर आप क्या लिख सकते हो, एज ऑन की जगह बताओ क्या लिख सकते हो, एज एट। ठीक है, हाँ सर समझ आ गया। अब मैंने यही दोनों चीज़ें बनाने के लिए बोला है, ठीक है। अब मैं ये बनाने शुरू करता हूँ, लेकिन बनाना शुरू करने से मेरे को याद है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, सॉरी नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर लिखना, सबसे पहले आप नाम लिखेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन का, रॉयल टेनिस क्लब। ठीक है, इसके हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, हमें ये बनाना है। अब मैंने कहा जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी करना है। जैसे आप ये बना लोगे, सबसे पहले आपकी नज़र होनी चाहिए कैपिटल फंड में, मतलब यहाँ पे कैपिटल में बैलेंस शीट में कैपिटल फंड कितना दिया है। लेकिन जैसे ही आपने देखा क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड कहीं नहीं दिया, इसका मतलब आपको पिछली बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, हमेशा याद रखना। इसका मतलब मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। पिछले साल की क्लोजिंग ही ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है ना, जो क्लोजिंग होगा वही तो ओपनिंग में जाएगा। तो हम मुझे हमेशा ऐसे टाइम पे पहले कैपिटल फंड फाइंड करना है, उसके बाद मुझे कैपिटल फंड अकाउंट बनाना है। हाँ सर समझ आ गया। तो मैं जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2011, और मैं यहां लिख भी सकता हूं ओपनिंग टाइम, क्योंकि यही ओपनिंग बनेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं सर, आगे बताओ। अब जैसे ही मैं ये आगे कर लेता हूँ तो मैं हमेशा आपको प्रेफर करूंगा, देखो आप क्वेश्चन देखो, मैं आपको प्रेफर करूंगा कि सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट खत्म करनी है। क्या खत्म करनी है? एडजस्टमेंट। जैसे ही आपकी एडजस्टमेंट खत्म हो जाएंगी फिर आपको क्वेश्चन को आगे करना है। ठीक है सर। तो एडजस्टमेंट में आपको पहली बात तो ये कहा है कि जो टेनिस कोर्ट है उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है। कब है? 1 अप्रैल 2011 को, मतलब 31 मार्च 2011 को भी उसकी वैल्यू वही रही होगी। हाँ सर। तो उसका मतलब कि जो असेट है वो असेट साइड में दिखा दूं तो मैं ये दिखा रहा हूं यहाँ पे, क्लब टेनिस कोर्ट, जिसकी वैल्यू मुझे ऑलरेडी 1 लाख रुपए दी हुई है। समझ आया क्यों दी है? ताकि मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में से डाल सकूं। अब जो सेकंड है, अब सेकंड में क्या है, मुझे ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, तो जो ओपनिंग है वही मेरी इस बैलेंस शीट में आएगा। तो मैंने देखा टेनिस बॉल जो हाथ में है वो है 400 रुपए की। इसका मतलब जो टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल क्या है, मेरी एक तरह से एसेट ही हुई। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे इस साइड, टेनिस बॉल कितना, 400। उसके बाद लिखा है क्रेडिटर फॉर टेनिस इक्विपमेंट, मतलब जो हमारे पास हम टेनिस इक्विपमेंट जो खरीदते हैं क्रेडिटर से, उसको पेमेंट देना कितना बाकी है, 4000। तो क्रेडिटर साइड लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट, कितना, 4000। हाँ सर समझ आ गया। उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब आपको सब्सक्रिप्शन आपके इनकम होता है और वो आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये क्या है, आपकी असेट है, क्योंकि अक्रूड है तो यहाँ पे लिखूंगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी लिख सकता हूँ। कितना अमाउंट है, 2000 रुपीज। ठीक है, आगे। अब मैंने देखा कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है उसका ओपनिंग भी दिया हुआ है। याद है आपको, अभी पढ़ा था हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या लिखा था, कैश एट बैंक ओपनिंग। देखो अभी स्क्रीन पर आ रहा होगा, कितना दिया है, 10,200। तो उसका मतलब कैश एट बैंक भी दिया हुआ है मुझे ओपनिंग, कितना, 10,200। बात समझ आई? हाँ। तो इसका मतलब मैंने देखा तो ओपनिंग साइड तो बिल्कुल कंफर्मली ठीक हो गई, मुझे समझ आ गया कि हाँ ये ओपनिंग वाली साइड थी। ठीक है, अब इसी तरह जो मेरी क्लोजिंग है, उसी तरह मुझे अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी चीजें डालनी है। अब देखो जो टेनिस कोर्ट है उसकी ओपनिंग वैल्यू दी है, क्लोजिंग वैल्यू तो दी ही नहीं है। तो नहीं दी है तो मैं क्या करूंगा, एक मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्या लिखूं यहाँ पे, टेनिस कोर्ट, जो मेरा कोर्ट था वो, उसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए।
हाँ भाई शुरू में थी, अगर बिक गया होगा तो हम माइनस करके जीरो कर देंगे वैल्यू, अगर और ले लिया हो तो प्लस करके वो कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा अब सेकंड पॉइंट में कह रहा है जो सारी चीज़ें दी हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे सेकंड में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेकंड में हमें दिया हुआ है टेनिस बॉल, कितनी है क्लोजिंग में, 900 रुपीज़ की है। और क्या है, क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट क्लोजिंग कितने हैं, ये जो बच गए हैं क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट कितने रुपए के हैं, 3000 के। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आपको पता है आपके एसेट है तो यहाँ पे लिख सकते हो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना आएगा अमाउंट, 3500, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भैया आउटस्टैंडिंग तो लाइबिलिटी होती है, गलत, आज का मतलब आपने रट्टा मारा हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग जो होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब लाइबिलिटी नहीं होता है। अगर वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एक्सपेंस जो आपको पे करना है वो रह गया है तो वो आपकी लाइबिलिटी है, लेकिन इनकम जो आपको मिलनी है वो रह गई है तो वो आपकी एसेट है, ठीक है। हाँ सर समझ आ गया, स्क्रीन पर नहीं दिख रहा वो तो दिखाओ, ये लो देखो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मेरी एडजस्टमेंट हो गई है, एक तरह से मैंने देखा मेरी एडजस्टमेंट हो गई है, मैंने सारी चीज़ें जहाँ पोस्ट करनी थी वहाँ मैंने वो पोस्ट कर दी है। चलो अब क्या करते हैं, आगे करते हैं। अब आगे करने का मतलब ये है कि पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट को निपटा लेता हूँ। ओपनिंग बैलेंस शीट को मतलब पूरा कर लेता हूँ। तो जैसे मैं ओपनिंग बैलेंस शीट को पूरा कर रहा हूँ तो मैंने देखा मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट की सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब सब चीज़ डाल दी है तो मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन पे देखो, आप क्या आ रहा होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको अब डालनी हो, बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या करोगे, अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज कर दोगे। तो जैसे आपने ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करी, इसका टोटल किया, टोटल से पता लग रहा है ये साइड बड़ी होगी, और ये साइड अगर बड़ी है तो कितना अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आएगा कितना आ रहा है, 1,12,600। तो यही आपका बैलेंसिंग 1,12,600। और जो बैलेंसिंग फिगर जो इसका माइनस करूंगा वो आएगा 1,08,600 रुपीज़ जो आएगा वो आपका क्या होगा, वो होगा आपका कैपिटल फंड, ठीक है। और कैपिटल फंड जो आपका निकला है वो किससे निकला है, बैलेंसिंग फिगर से। और यही आपको ओपनिंग बैलेंस शीट से चाहिए होता है। और जैसे ही आपको ये मिल जाएगा, और जैसे ही आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, आप इसे क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दोगे कैपिटल फंड। यहां लिख दूं, नहीं, क्योंकि अभी हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर से सरप्लस या डिफिशिट होगा। अगर सरप्लस होगा तो इसके साथ ऐड होगा, अगर डिफिशिट होगा तो लेस होगा। जैसे इनकम, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हमें प्रॉफिट या लॉस होता तो वो हम कैपिटल से या तो ऐड करते थे या लेस करते थे, प्रॉफिट में ऐड और लॉस में लेस करते थे। तो इसलिए यहाँ पे लिख दूंगा 1,08,600। समझ आई बात, हाँ सर समझ आ गई। अब मेरा तो ये काम पूरा हो गया है। अब मैंने देखा कि मुझे स्टार्ट करता हूँ, देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में सारी चीज़ें लिखना शुरू करता हूँ। अब जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया तो मैं हमेशा याद रखूंगा कि मैं इसे पेमेंट साइड से शुरू करूंगा, ताकि यहाँ पे डेबिट साइड आए, क्योंकि जो एक्सपेंसेस होंगे, जो पेमेंट होंगे वो इस साइड ही आएंगी। कौन सी पेमेंट, रेवेन्यू पेमेंट। और वो भी कौन सी पेमेंट, जो इस साल की बनती है वो आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो पहला लिखा है परचेज ऑफ बॉल। अब परचेज ऑफ बॉल जो है वो मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि परचेज ऑफ बॉल एक तरह से असेट है, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंस है या एक्सपेंडिचर है, तो वो कैपिटल चीज़ों के लिए है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए नहीं है। सेकंड, क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट, ये इसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ से रिलेटेड। अब मार्किंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट, मतलब ये छोटा मोटा जो खर्चा होता है मार्किंग एंड रिपेयरिंग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू मार्किंग एंड रिपेयरिंग टेनिस इक्विपमेंट। कितना अमाउंट दिया हुआ है आपको, आपको वो दिया हुआ है 3,800। तो 3,800 मैंने वहाँ पे वो लिख दिया। उसके बाद आपको देख रहे हो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कोर्ट, कैपिटल एक्सपेंस है, यहाँ नहीं जाएगा। उसके बाद सेंड्री एक्सपेंसेस दिया है, तो आप क्या लिखोगे, टू सेंड्री एक्सपेंसेस। सर हाँ बोलो सर, एक बात बताओ,
आप तो एक्सपेंसेस जो आपने पे किए हैं वो डायरेक्ट आप यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दे रहे हो, और आपने तो कहा था कि यहाँ पे तो जो इस साल का होता है वो लिखते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो सैलरी एक्सपेंसेस जो आपने पे किए हैं इसकी कहीं पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं लिखा कि इसमें पिछले साल का कुछ है या आने वाले साल का कुछ है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो जो आपकी पेमेंट हुई है वही आपका इस साल का एक्सपेंस है। हाँ सर समझ आ गया। उसके बाद कैश एट बैंक दिया है क्लोजिंग, तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कैश एट बैंक। कितना दिया हुआ है? 13,200। हाँ सर समझ आ रहा है। तो इससे पता लगा मुझे कि मेरी जो क्लोजिंग पेमेंट वाली साइड थी उसमें से जो जो आइटम मैंने कर ली है उस पर मैं टिक लगा दूंगा, और जैसे मैंने वो टिक कर दिया उसके बाद आऊँगा मैं रिसिप्ट वाली साइड पे, डेबिट वाली साइड पे। तो मैंने देखा सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है। अब देखो सब्सक्रिप्शन में जैसे यहाँ पे मैंने लिखा बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट, जैसे ही मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन डालने वाला था 24,000 में रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे 24,000 है वो रिसीव्ड हुआ है, वो इस साल का बनता है या नहीं बनता वो कैसे मैं मान लूँ? क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में दिया है, मतलब एडजस्टमेंट में कुछ बातें कह रहा है सब्सक्रिप्शन की, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये जो सब्सक्रिप्शन है इसमें पिछले साल का कुछ नहीं आया होगा, है ना? तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ऐसे केस में मैं इस साल का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बनता है, जो इस साल का सब्सक्रिप्शन है वो लिखूंगा, ना कि जो हमें मिला है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लूँगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं सॉरी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, ये जो आपका काम है ये आपको क्वेश्चन ने नहीं बोला था, इसलिए आपका वर्किंग नोट नंबर 1 है, ये आपका वर्किंग नोट नंबर 2 है। तो ये बन जाएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अगर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना नहीं आता तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखिए। अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमने कितने अच्छे से पढ़ा था और समझा था कॉन्सेप्ट वाइज कि सब्सक्रिप्शन मेरी इनकम है, और इनकम अगर आउटस्टैंडिंग होती है तो मेरी एसेट बन जाती है। तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस बी डी, जो कि क्या है, आउटस्टैंडिंग है। क्या है? सब्सक्रिप्शन। आपके पास टाइम है तो आप लिख सकते हो इन द बिगनिंग। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे बाय बैलेंस सी डी, जो क्या होगा आपका एडवांस होगा। तो यहाँ पे लिखोगे आप एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा वो भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बाय, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2, ठीक है, फ्लो में मैं गलत लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा टू बैलेंस, यहाँ पे बी डी आएगा, क्या हो रहा है मुझे, यहाँ पे लिखेंगे सी डी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी वो आएगी एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड, और यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस सी डी, जो कि है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, अगर आप न्यू स्टूडेंट है मेरे इसमें तो ताकि आपको ये समझ आ जाए। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनको पता होगा कि मैं ये कैसे है और क्या लिखा मैंने। उसके बाद अब आपने देखा बैंक में क्या रिसीव हुआ। अब जब भी आपने कहा कि रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, है ना? सिंपल सी बात है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन रहा होगा। तो सब्सक्रिप्शन क्या हो रहा है, क्रेडिट, किस नाम से, बैंक नाम से। तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट, और यहाँ पे आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा और जो कि इस साल का बनता है अकाउंट निकलेगा, मतलब जो इस साल का सब्सक्रिप्शन बनता था, चाहे वो रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ। तो बैंक में कितने रुपए आए, 24,000 रुपीज़ बैंक के अंदर आए, ठीक है। उसके बाद मुझे एडवांस की कोई बात नहीं करी है तो नील, और एडवांस के एंड की भी कोई बात नहीं करी है तो नहीं। अब मुझे कहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपको दिया है वो क्वेश्चन ने गिवन दे रखा है 2,000 रुपये, और एंड भी आपको गिवन हो रखा है वो कितना है 35
100। अब आपको पता है यही बचा है, तो आप क्या करोगे, टोटल करोगे। टोटल करने के बाद ये जो अमाउंट आएगा ये आएगा 27,500, 27,500। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आएगा 25,500। तो इसका मतलब इस साल सब्सक्रिप्शन जो हमारा बनता था वो बनता था 25,500, लेकिन मिला कितना है, सिर्फ 24,000। समझ आया। अब इस 24,000 में कितना नहीं मिला, 1,500। तो वो कहाँ ऐड हो गया, यहाँ। तो आप कहोगे सर यहाँ तो 3,500 है। हाँ, क्योंकि 2,000 पहले से भी तो आउटस्टैंडिंग चलता हुआ आ रहा है। तो 2,000 और 1,500 कितना हो गया, 3,500। हाँ सर, समझ आ गया। तो अब ये जो निकला है मेरा अमाउंट, ये मैं कहाँ डाल दूंगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड। और क्या लिखूंगा, अगर आपको देखना है तो वर्किंग नोट नंबर 2 देख लें, तो आ जाएगा 25,500। आया समझ। हाँ सर, आ गया। आगे आगे लिखा है सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट। अब सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट दिया हुआ है, तो सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट का आपको यहां से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सेल ऑफ से आपको कोई मतलब नहीं है कि इक्विपमेंट सेल हुआ है, लेकिन उस इक्विपमेंट को बेचने के बाद जो आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है उससे आपको मतलब है। हाँ सर, ये तो है। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट जो मैंने बेचा है उसका अकाउंट बनाना शुरू कर दूंगा। है वो कैसे सर, अब देखो, टेनिस बॉल जो मैंने, सॉरी, टेनिस बॉल है क्या है, हाँ, सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट है। अब सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट है, तो सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट में मैं क्या करूंगा कि क्रेडिटर्स भी बने हुए हैं। ठीक है, क्या बने हुए हैं, क्रेडिटर्स भी बने हुए हैं। तो पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि जो हमने टेनिस इक्विपमेंट बेचे हैं एक्चुअल में वो टेनिस इक्विपमेंट थे कितने के। अगर मैंने बेचे कितने के, मैंने बेचे हैं 30,500 के। अगर मुझे ये पता लग जाए मैंने खरीदे कितने में थे, तो मुझे जो इनका बीच का डिफरेंस होगा वो मेरा क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट होगा, अगर लॉस होता है तो डेबिट होगा। तो इसलिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर्स। मुझे क्या, कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा क्रेडिटर्स फॉर टेनिस इक्विपमेंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आएगा डेबिट, यहाँ पे आएगा क्रेडिट। अब ये जो क्रेडिटर्स है ये हमको सिर्फ टेनिस इक्विपमेंट देता है, तो जो इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा वो मुझे बता देगा कि मैंने टेनिस इक्विपमेंट इस साल कितने के परचेज किए थे। तो क्रेडिटर्स है इसलिए बाय से शुरू होगा, बाय बैलेंस BD और टू बैलेंस CD। ठीक है, इसका टोटलिंग यहाँ कर देंगे इजीली, और इसे लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 3। अब बैलेंस BD, जो बैलेंस BD है वो आपको क्वेश्चन ने आपको एडजस्टमेंट में दिया था कि बैलेंस BD जो क्रेडिटर्स का है वो है 4,000, और जो क्लोजिंग है वो आपको दिया है कितना दिया हुआ है, 3,000। ठीक है, उसके बाद अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखा था कि पेमेंट साइड की क्रेडिटर्स को हमने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट कर दी होगी तो क्या एंट्री बनी होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में। ठीक है, कितना कितना पे कर दी थी, 22,000 रुपये। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब जो यहाँ पे निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, परचेज। किस चीज का परचेज, टेनिस इक्विपमेंट का परचेज। सर समझ नहीं आया। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो आप क्या करिए, मेरी लास्ट वीडियोस देखिए, उनमें मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिटर्स में क्रेडिट पेमेंट की होगी तो क्रेडिटर्स में आया है, इसलिए अब जब मैंने बैलेंसिंग फिगर किया ये तो आया 25,000, जिसमें से 4,000 मैंने माइनस कर दिया। हाँ, तो अमाउंट कितना आएगा, वो आएगा 21,000। तो इसका मतलब जो है वो मैंने 21,000 में टेनिस इक्विपमेंट लिया था, जो कि मैंने 30,500 में बेच दिया। तो इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय, ध्यान से देखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टेनिस इक्विपमेंट, रेफर कर रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 3, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रुपीज़ था 30,000, इतने में मैंने सेल किया और लिया मैंने 500 में बेचा और 21,000 में मैंने ख़रीदा था। तो जो मुझे फ़ायदा हुआ वो मुझे फ़ायदा हुआ
4,500 का। ठीक है, हाँ सर समझ आ गया। अब मैंने ये भी सुलझा लिया। अगला क्या लिखा है, कोर्ट हायर। अब कोर्ट हायर क्या होता है, कोर्ट हायर मैंने बताया आपको, रेंट पे आप देते हो अपने टेनिस कोर्ट को, ताकि वो जो भी यूज़ करना चाहता है, तो आपके लिए तो इनकम है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कोर्ट हायर। कितने रुपए लिखा हुआ था क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिखा था 2700, तो आपका 2700 यहाँ पे आ जाएगा इनकम साइड। उसके बाद लिखा है सेल ऑफ बॉल। अब फिर आप आपने बॉल भी सेल करी है, तो इसका मतलब आपको पता लगाना है कि आपने ये कितने में फ़ायदे में बेचा है या घाटे में। अगर फ़ायदे में बेचा है तो इनकम है, मतलब प्रॉफिट है, अगर घाटे में है तो लॉस है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसका मतलब मुझे टेनिस बॉल अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो, तो मैं क्या करूँगा, टेनिस बॉल अकाउंट बनाऊंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं टेनिस बॉल अकाउंट बनाऊंगा। अब तो टेनिस बॉल अकाउंट बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, वही सीधा सिंपल टेनिस बॉल। क्या है, ये हमारी एसेट है, टेनिस बॉल अकाउंट। यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट, यहाँ पे क्या होगा, डेबिट। हमारी एसेट है तो बाय टू बैलेंस बी डी यहाँ से शुरू होगा और बाय बैलेंस सी डी यहाँ से खत्म होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमें बैलेंस बी डी सी डी कितना दिया है। हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में देखा तो पता लगा 400 ये दिया हुआ है और 900 ये दिया हुआ है। आगे अब कह रहा है कि आपने अगर आपने देखा हो क्वेश्चन, अभी मैं आपने इसको ले लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो उसमें अगर आपने देखा हो कि हमने बॉल परचेजेस भी की थी, तो बॉल परचेजेस की होंगी तो क्या एंट्री बनी होगी, टेनिस बॉल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे लिख दूंगा, मैं क्या लिखूँगा, बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने यहाँ पे परचेज किया, ब्रैकेट में लिख देता हूँ परचेज। और कितने रुपए की आपने परचेज की है, वो लिखा था 4,000 रुपीज़ की। इसके अलावा और कुछ कहा है क्वेश्चन ने कहा है कि आपने टेनिस बॉल सेल कर दिया। सेल कर दिया तो एंट्री क्या हुई होगी, टेनिस सेल हुई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू टेनिस बॉल, तो टेनिस बॉल घट गए होंगे, तो बाय बैंक अकाउंट क्या हुआ है, सोल्ड। कितने रुपए का सोल्ड हुआ है, अगर आप देखें क्वेश्चन में तो सोल्ड हुआ है 3,700 रुपीज़ का सोल्ड हुआ है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें समझ आ गई। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, देखो आपको बीडी दिया हुआ है, आपने जो परचेज कर लिया वो दिया है, सीडी तक दे दिया है, और जो आपने चीज़ें बेची है वो बेची है। अगर मुझे प्रॉफिट हुआ, ध्यान से सुनना, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो ये टेनिस बॉल के लिए फ़ायदा है तो डेबिट होगा, और अगर मुझे लॉस हुआ तो वो क्रेडिट साइड होगा। तो मैंने टोटल किया तो मैंने देखा ये हो रहा है, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, तो क्रेडिट साइड जो बड़ी आ रही है वो आ रही है 4,600 बड़ी आ रही है। ठीक है, और जो मेरे यहाँ पे है 46 है, तो इसका मतलब ये कितना हो रहा है, 44 हो रहा है, और ये 46 है। इसका मतलब जो 200 रुपये है वो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 200 रुपये कहाँ चले जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, किस नाम से, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल। ठीक है, तो अब मैं इसे यहाँ पे डाल दूंगा, क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टेनिस बॉल, और ब्रैकेट में लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 4, देख लें, और वहाँ पे कितना है आंसर, 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है। हाँ सर समझ आ गया। अब मैंने देखा कि मैंने सब कुछ लिख दिया। अगर मैं सब चीज़ देखूंगा तो मैं देखूंगा कि मैंने सारी चीज़ें पुट कर दी है, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं क्या करूंगा, सबसे आखिर में अब अकाउंट्स क्लोज करना शुरू करूंगा। अब जब मैं अकाउंट्स क्लोज करना शुरू करूंगा तो सबसे पहले मैं सोचूंगा कि मैं बैलेंस शीट को क्लोज करूं या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। फिर मुझे पता है कि कैपिटल फंड में सरप्लस या डिफिशिट आएगा, तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर को ही क्लोज करना है हमेशा। तो मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाया, उसके बाद देखा कि मेरे को क्रेडिट साइड बड़ी लग रही है, और क्रेडिट साइड को मैंने देखा और टोटल किया तो मैंने देखा 37,900 रुपीज़ इसका टोटल आ रहा है। और यहाँ से भी मैंने देखा तो
इसका जो माइनस आएगा वो इसी साइड आएगा, तो वो आ रहा है 31,000। तो 31,000 रुपीज़ जो है वो मेरा क्या है, सरप्लस है। तो मैं लिखूंगा टू सरप्लस, और ब्रैकेट में लिखूंगा, ब्रैकेट में एक चीज़ जरूर लिखनी है, एक्सेस मतलब ज़्यादा, एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ज़्यादा है ओवर किसका, एक्सपेंडिचर, जो कि क्या है, बैलेंसिंग फिगर। और ये यहाँ पे जाके क्या होगा, ऐड हो जाएगा सरप्लस, कितना, 31,000, और ये 31,000 का टोटल हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 39,600। क्या बात समझ में आई? हाँ सर, आ गई समझ। अब एक चीज और, टेनिस कोर्ट वाली बात खत्म हो गई। कहीं पे टेनिस कोर्ट बोला, हाँ सर पेमेंट साइड लिखा हुआ था कि हमने न्यू टेनिस कोर्ट खरीदा है, तो जो हमने न्यू टेनिस कोर्ट खरीदा है वो हमने 25,000 का खरीदा था। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ऐड न्यू टेनिस कोर्ट, कितना, 25,000, तो ये जाएगा 1,25,000। अब इस क्वेश्चन में जब भी ऐसे बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि पेपर के टाइम ही मुझे पता लग जाता है, पेपर के टाइम ही मुझे पता लग जाता है कि मेरे को पूरे मार्क्स मिलेंगे या नहीं। अगर मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई तो मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर मेरी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो मुझे वो डिफरेंस निकालना है, और उस डिफरेंस को देखना है कि उतनी वैल्यू की कोई चीज़ यहाँ दी तो नहीं हुई है। बहुत ईजी होता है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी करेंगे। अब टोटल करते हैं, तो टोटल करेंगे तो 39 में अगर मैं 3 छोड़ दूंगा तो ये जाएगा 1,42,600। इसे करने में थोड़ा टफ है, 1,25,000 है, 25 में 13 होगा तो 1,38,38 और ये 41 42। हाँ, तो जैसे कि बैलेंस शीट तो मैच हो गई, तो बैलेंस शीट मैच हो गई तो मुझे पूरे के पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। अगर सीबीएसई बोर्ड है तो पूरे 10 के 10 नंबर मुझे मिल जाएंगे, और अगर कोई भी अदर कोर्सेज में ये एनपी वाला चैप्टर है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, अगर बैलेंस शीट आपकी मैच हो गई है तो। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आ गए और न्यू स्टूडेंट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी क्लासेस मिलेंगी 11th 12th और ग्रेजुएशन लेवल तक। ठीक है, और अगर मैथमेटिक्स की क्लास दी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ आपको 12th की मतलब पूरी मैथमेटिक्स 9 से लेकर 12 तक की पूरी क्लास वहाँ आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जितना आप शेयर करेंगे उतना बढ़िया है। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे ज्वाइन करें, नंबर आपको आ रहा होगा स्क्रीन में बार बार, तो ज्वाइन कर लें। थैंक यू।